लिखा था। तो इसमें हमने ये पढ़ा कि अलग अलग सेक्टर की क्या पोजीशन थी। हमने पढ़ा एग्रीकल्चर बैकवर्ड था, फिर हमने पढ़ा इंडस्ट्रीज को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया था, फिर हमने इसमें फॉरेन ट्रेड में पढ़ा जिसमें ब्रिटिशर की मोनोपोली थी, और मुझे लगता है आप लोग को समझ आ गया, इशू नहीं होगा इसमें। फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा, हमने उसके बाद क्या पढ़ा, ऑक्यूपेशन पढ़ा, और इसके बाद हमने डेमोग्राफिक पढ़ा। फिर हमने एक चीज पढ़ी थी यार इसमें, रेलवे का क्या इम्पैक्ट रहा भारत में, और ब्रिटिश रूल का पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहा। यह हमारा पहला चैप्टर था जो हमको ये बताया कि जब हम आजाद हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे, तो देश की क्या पोजीशन थी। ठीक, इसका नोट्स मैंने आपको दे दिया था, और ये आई होप एकदम अच्छे से बनता होगा चैप्टर। जब ये चैप्टर खत्म हुआ तो हमने क्या किया, प्लानिंग चैप्टर चालू किया, इकोनॉमिक प्लानिंग, जिसमें हमने ये पढ़ा कि आफ्टर इंडिपेंडेंट, जस्ट हम इंडिपेंडेंट हुए कब, 1947 में, तो उसके बाद हमने देश को आगे कैसे बढ़ा, तो हमने क्या किया, प्लानिंग करना शुरू किया। तो मैंने इसमें आपको बताया कि यार इसके लिए हमने देखा कि 3 तरह की इकोनॉमी होती है, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना है। फिर मैंने आपको बताया प्लान 2 तरह के होते हैं, एक कंप्रिहेंसिव होता है जिसको लॉन्ग टर्म बोला जाता है जो 20 साल का होता है, और एक शॉर्ट टर्म होता है जो 5 साल का होता है। फिर मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या क्या है, हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है आपको मैंने बताया। मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या क्या हैं। ठीक है, ये हम कब का सिचुएशन पढ़ रहे, जब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो आजादी के बाद हमने प्लानिंग चालू करी, तो हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान के बारे में पढ़ा, और ये पढ़ा कि प्लानिंग की अचीवमेंट क्या थी एंड फेलियर क्या थे। ठीक है, इसका नोट्स अभी पेंडिंग है आपको देना, क्योंकि मेरा थोड़ा सा फिनिशिंग वर्क बचा हुआ है। रेस्ट मुझे लगता है कि जब पढ़े होगे तो चैप्टर समझ आ गया होगा। अब आप बताओ, आपको ये दोनों चैप्टर समझ आ गए थे क्या, हमने जो पढ़े थे? यस सर। अब जैसे कि आपने देख लिया कि देश आजाद हो गया है, हमने 5 ईयर प्लान बनाना भी चालू किया है, तो अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो आपको इसको 2 स्टेज में पढ़ना होगा। अब आगे के 2-3 चैप्टर जो होंगे उसमें आप ये पढ़ोगे कि हमारी इकोनॉमी 1950 से 1990 तक कैसी थी। फिर ये अभी अगले 2 से 3 चैप्टर इस पर बेस है कि हमारी इकोनॉमी 1950 से 1990 तक कैसी थी, और उसके बाद आप जो पढ़ोगे वो ये पढ़ोगे कि आफ्टर 1990 हमारी इकोनॉमी कैसी थी। मेरी बात एकदम क्लैरिटी से समझ आ रही है? अभी जो 2 से 3 चैप्टर पढ़ने वाले हो उसमें यही पढ़ने वाले हो कि अब देश आजाद हो गया है, 1950 से 1990 मतलब 40 साल तक हमारी इकोनॉमी कैसी थी। इसमें आप ये पढ़ोगे कि एग्रीकल्चर में क्या किया गया हमारे देश में, इसमें आप ये पढ़ोगे इंडस्ट्री का क्या हाल था 40 साल तक, कब से कब तक, 1950 से 1990 तक, और उसके बाद फिर आप पढ़ोगे 1990 के बाद की पोजीशन क्या थी। ठीक है, ऐसा करते करते हमारे 4 चैप्टर हो जाएंगे अगले, और जैसे ये 4 चैप्टर खत्म हुए, ठीक है, आप आगे पढ़ने वाले हो प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में हमारी प्रॉब्लम्स क्या क्या है आज भी, जैसे पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी हमारा जो फोकस पॉइंट है ये है, और बोर्ड में इसी हिस्से से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अगले जो 3 से 4 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको पहले बताऊंगा 1950 से 1990 तक इकोनॉमी कैसी थी, फिर 1990 के बाद कैसी थी। मेरी बात अच्छे से समझ आई हो तो बताओ। यस सर। पहले 2 चैप्टर की कहानी समझ गए, पहला चैप्टर क्या पढ़े, आजादी पे क्या हाल था, दूसरा चैप्टर पढ़े प्लानिंग कर करके कैसे आगे बढ़े हैं अपन। अब जो पढ़ने वाले हो आज से, आप क्या पढ़ने वाले हो, 1950 से लेकर 1990 तक हमारी क्या पोजीशन थी। ईमानदारी से बोलो, मेरी बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। सभी लोग को, आप लोग को सबको क्लियर है बेटा? श्रेयांश, अंश क्लियर है जो मैंने बोला? यस सर। चलो अब सुनो, मेरी बात को अच्छे समझो। आज हमारा चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर दे रहे हैं, हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, और चैप्टर 3 को हम ब्रॉड हेड देंगे इकोनॉमिक पॉलिसी ड्यूरिंग, कब से कब तक की बात कर रहा हूं मैं,
1950 So to 1950 से 1990. 1990, ठीक है। प्लस इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। किसके बारे में? एग्रीकल्चर। आप एग्रीकल्चर. जो कल बता रहे थे ना, क्वेश्चन दिखा रहे थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन सब आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर के ये 40 सालों में फीचर क्या रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या आई है, एग्रीकल्चर का देश के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, और एग्रीकल्चर को ठीक करने के लिए हमने रिफॉर्म्स क्या लाए हैं। तो आज की क्लास, मंडे की क्लास, ये दोनों चीजें चलने वाली है। क्या हम शुरू कर सकते हैं? यस सर। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला फीचर ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग 1950 टू 1990। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, बिफोर 1991। 1991 के पहले हमारी इकोनॉमी के क्या फीचर थे, ठीक है। या तो आप ऐसा बोलो 1950 से 1990 तक में क्या फीचर थे 40 सालों में, या बिफोर 1991 क्या फीचर थे। तो मैं एक एक फीचर लिख दे रहा हूं, आप ध्यान से सुन लो, अच्छे समझ लो। फीचर नंबर 1 ये था हमारा कि देयर वाज हैवी डिपेंडेंस ऑन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है बताओ मेरे को? पब्लिक जो सेक्टर, गवर्नमेंट का अंडर. ठीक। तो अब समझना, बिफोर 1991, प्रायर टू 1991, इंडिया adopted mixed economic structure and there was heavy dependence on public sector. For example, 17 industries in India were under full control of public sector. ये दिमाग में बिठा और इस बात को एकदम अच्छे से याद रखना। क्या हुआ था बेटा, देखो 1947 में जब देश आजाद हुआ ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि जो देश की बड़ी इंडस्ट्रीज है उस पे पब्लिक सेक्टर का ही कंट्रोल रहने दो, ताकि पब्लिक का वेलफेयर हो सके, जनता का वेलफेयर हो सके। तो 1991 के पहले, मतलब 1950 से 1990 तक, 40 सालों तक हमारा जो ज्यादा डिपेंडेंस था वो गवर्नमेंट सेक्टर पे था। मतलब देश की जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उसको गवर्नमेंट ही चलाती थी और प्राइवेट सेक्टर को एंटर ही नहीं करने देती थी। जैसे आपको इसका एग्जांपल मैं दूं तो ऑटोमोबाइल, मारुति की कारें बनती थी पहले इंडिया में, जो गवर्नमेंट के हाथ में थी, ठीक है। अब देखो हर तरह के ऑटोमोबाइल्स मिलते हैं। और एग्जांपल आपको चाहिए, टेलीकॉम, पहले कौन से टेलीकॉम इंडस्ट्री थी? सिर्फ BSNL था, अब तो सब आ गए हैं। इंश्योरेंस में सिर्फ LIC थी। तो गवर्नमेंट का कहना यह था कि हमें जनता का भला करना है, प्राइवेट सेक्टर को अगर हमने बुला दिया तो ये तो ब्रिटिश वाला ही हाल हो जाएगा और लोगों को लूटने लग जाएंगे, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाने लग जाएंगे। तो 17 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिस पर गवर्नमेंट ने अपना फुल कंट्रोल रखा था। ये पहला फीचर था जो 1991 के पहले हमारे देश में चलता था, ठीक है। कितना समझ आया ये बोलो? बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? क्लियर है सर. क्लियर है। कितने इंडस्ट्रीज पे फुल गवर्नमेंट कंट्रोल था बोलो? 17। सेकेंड हमारा जो फीचर था इकोनॉमी का 40 सालों में, मतलब 1991 के पहले, वो ये था कि देयर वाज रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। मैं लिख दे रहा हूं, मतलब समझ जाओगे आप। बिफोर 1991 द प्राइवेट सेक्टर was highly regulated. In other words, for establishing new industry, license from government and proper registration was required.
was required, which involved lots of formality. सीख लो मेरी बात को। सबसे पहला तो पब्लिक सेक्टर की डोमिनेंस थी, 17 इंडस्ट्रीज पे पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल था। प्राइवेट सेक्टर मतलब हाँ, हम आम लोग जब 1991 के पहले इंडिया में बिजनेस चालू करना चाहते थे तो बहुत सारे हमारे ऊपर रूल थे। मतलब आज मेरे को एक नई इंडस्ट्री डालनी है तो मेरे को पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, खूब सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद ही मैं इंडिया में बिजनेस चालू कर पाता था, जिसके कारण बहुत सारे लोग डीमोटिवेट होकर इंडिया में बिजनेस नहीं करना चाहते थे। बात बताओ समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? बात बताओ समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आज की डेट में अंश अगर बिजनेस करना चाहे ना इंडिया में एकदम फ्री है, बिना किसी परमिशन के वो कहीं भी बिजनेस डाल सकता है, ठीक। लेकिन 1991 के पहले की अगर मैं बात करूं ना, बिफोर 1991 अगर अंश को एक छोटी सी दुकान में इंडिया में डालनी होती थी, पहले गवर्नमेंट से जाके लाइसेंस लेना होता था, गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन कराना होता था। जब तक ये नहीं कराता था इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता था। आप बताओ बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? सर समझ आ गया। अच्छे से समझ आई। फीचर, फीचर नंबर 1 पब्लिक यस सेक्टर सर, बहुत क्लियर है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को रेगुलेटेड कर दिया गया था, मतलब तब जब तक तुम लाइसेंस नहीं लोगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे, इंडिया में काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तीसरा जो फीचर था हमारी इकोनॉमी का 1991 के पहले, वो था रिजर्वेशन फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, रिजर्वेशन फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। पहले तो ये समझो कि 1991 के पहले, सर ये बार बार आप 1991 क्यों बोल रहे हो, ऐसा पूछना चाहते हो क्या मेरे से? यस सर। क्या था 1991 के टाइम में हमारा देश कंगाल हो गया। क्या हो गया था? कंगाल हो गया था। हमारे पास सिर्फ 2 दिन के गोल्ड रिजर्व थे, जिसके बाद हमें वर्ल्ड बैंक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने वाला था। क्या डिक्लेयर करने वाला था? इंसॉल्वेंट। कंगाल डिक्लेयर करने वाला था 1991। तो उस समय गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, और उनके उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उन्होंने बोला देश को तुरंत पैसों की जरूरत है, और 1991 में उन्होंने बहुत बड़े रिफॉर्म्स लाए, जिनको एलपीजी बोलते हैं। आपने बचपन में भी सुना होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आपने सुना है क्या? यस सर। तो हम जब कंपैरिजन अपनी इकोनॉमी का करते हैं तो इसी तरह से करते हैं कि 1991 के पहले हमारी बैंड बच गई थी, इतना मतलब भयानक हालत खराब हो गई थी कि हम बर्बाद हो गए थे। फिर 1991 के बाद हमारी पोजीशन बदली, क्योंकि मनमोहन सिंह ने 3 पॉलिसीज हमें सुझाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसके बाद हमारी इकोनॉमी एकदम तेजी से ऊपर गई। तो जब आप क्लास 12 का इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो पढ़ते इसी हिसाब से हो। पहले पढ़ देते हो कि 1950 1990 तक क्या हाल था, फिर 1991 के बाद हमने क्या तरक्की करी। बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? यस सर समझ आ आ गई? तो ये कहानी है, कंसेप्ट समझना। अभी जो पढ़ रहे हो आप 1991 के पहले का पढ़ रहे हो कि क्या पोजीशन थी। तो आपने ये पढ़ लिया कि यार पब्लिक सेक्टर पे बहुत डिपेंडेंस थी, प्राइवेट सेक्टर को बहुत रेगुलेट करा गया था, मतलब लाइसेंस वाइसेंस लेके ही चल पाते थे। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रिजर्वेशन था। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिफोर 1991 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मीन्स एंड an industry where investment was up to 1 crore, जिसमें इन्वेस्टमेंट कितने तक का होता था? कितने तक का होता था? 1 करोड़। 1 करोड़ तक का। उसको गवर्नमेंट क्या मानती थी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मानती थी। अब किया क्या गया, द गवर्नमेंट रिजर्व सर्टेन प्रोडक्ट्स which are to be manufactured by small scale industries only। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट को रिजर्व कर दिया कि जिसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री बना ही नहीं सकती। बनाएगी तो वो इंडस्ट्री बनाएगी जिसमें इन्वेस्टमेंट केवल 1 करोड़ तक का है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो सिल्क, कॉटन, हैंडलूम, ये सब को रिजर्व कर दिया गया कि ये सब ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनाया जाएगा, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट इन प्रोडक्ट्स को नहीं बनाएगा। बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई?
Yes, sir. We can close, अच्छे, sir. क्या चीज? क्योंकि क्या था, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई थी, तो हम चाहते थे कि लोग ना थोड़ा बिजनेस की तरफ मूव करें। अब लोगों की क्या मेंटालिटी थी कि बिजनेस करने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत पैसा लगता है, एक आम आदमी बिजनेस कर नहीं सकता। तो गवर्नमेंट ने बोला कि तुम क्या करो, छोटे लेवल पे स्मॉल बिजनेस चालू करो, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो हम तुमसे ही खरीदा करेंगे, किसी और से नहीं। तो अगर आज मैं एक स्मॉल बिजनेस चालू कर रहा हूँ तो खुद तो एम्प्लॉयड हो ही गया, अपने अंदर 4 लोगों को नौकरी दे दूंगा तो वो भी एम्प्लॉयड हो गए, तो देश से अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम खत्म हो गई और कहीं ना कहीं बिजनेसेस भी ग्रो होना चालू हो गए। ये तो इवन आज भी चल रहा है, मोदी जी भी मुद्रा बैंक से लोन देते हैं, छोटे बिजनेसेस चालू करो। डेफिनेशन भी बदल गई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज बोला जाता है इनको। आई बात समझ में कि सिर के ऊपर से गई? हाँ, yes, sir. हाँ आ गया। आ गया परफेक्टली। आपको कोई चीज ना समझ आए, फुल लॉजिक से समझा करो हर चीज को, ठीक है? क्लियर हो गया? देन हमारा चौथा फीचर ये था कि हमारा फोकस था सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे। हम इन 40 सालों में पूरा दिमाग लगाए कि ज्यादा से ज्यादा पैसा लोग क्या करें, बैंकों में जमा करें। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए क्या किया जाता था? जैसे मैं सेविंग की बात करूं तो बैंक ऑफर्ड हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक ना लुभावने रेट ऑफ इंटरेस्ट देने लग गए। जैसे तुम्हारे घर में पैसा रखा है 5 लाख रुपए, तो पड़े पड़े 5 ही लाख का होगा। अगर बैंक तुमको ये बोल रहा है कि हमारे पास ये 5 लाख जमा करो और हम तुमको 8% इंटरेस्ट देंगे, तो तुम पैसा घर में रखोगे कि बैंक में जमा करोगे? बैंक में। अब बैंक में जमा करोगे। तो उस टाइम ज्यादा फोकस हमारा यही था 1950 से 1990 में कि लोगों का पैसा घर में ना रहे, बैंकों में जमा हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उस टाइम लोगों को बैंकिंग का उतना इंपॉर्टेंस पता नहीं था। लोग घरों में ही पैसा रखते थे, खर्चा कर देते थे और गरीब के गरीब रहते थे। तो गवर्नमेंट ने स्कीम्स दी, आओ पैसा जमा करो हमारे पास, हम तुमको इंटरेस्ट देंगे। सिमिलरली लोगों को इन्वेस्टमेंट का मतलब भी उतना नहीं पता था, तो गवर्नमेंट इसमें ऑफर्स लाने लग गई कि अगर तुम कहीं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो तुमको कहीं भी सब्सिडी दी जाएगी। अंश तो है ये, दूसरा अंश कौन आने को तैयार है? अंश तू ही है भाई कि दूसरा है कोई? बोलो बोलो। तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी यार, फायदे देती थी। गवर्नमेंट फायदे देती थी, कहीं पैसा लगाओगे तो टैक्स में छूट मिलेगी, टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तुमको अलग अलग तरह के फायदे होंगे। गवर्नमेंट क्या करती थी और आपको एडिशनल बेनिफिट देती थी इन्वेस्टमेंट करने पर। बेटा इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है शेयर खरीदना, बॉन्ड खरीदना, एक्सेट्रा। तो पहले लोग ये सब पे ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, तो गवर्नमेंट ने 40 साल में खूब फोकस किया, मतलब 1950 से 1990 में, कि खूब सारा लोगों को पैसा सेव करवाया जाए और लोगों से इन्वेस्ट कराया जाए। बात समझ आए कि सिर के ऊपर से गई? क्लियर है सर। क्लियर है? नेक्स्ट 4 फीचर अच्छे से अगर समझ आ गए हो तो अगले फीचर की हम बात करते हैं। हमने एक पॉलिसी रखी कि हम फॉरेन कंपटीशन से अपने मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या होता था, ब्रिटिशर ना हमको एकदम बर्बाद कर दिए थे। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल दूसरे देशों में जाता था और दूसरे देशों से गुड्स हमारे देश में इंपोर्ट हो होके बिकते थे। हम खुद तो कोई गुड्स बना नहीं रहे थे, तो गवर्नमेंट ने ये दिमाग लगाया कि डोमेस्टिक बिजनेस को प्रमोट करेंगे। किसको प्रमोट करेंगे? डोमेस्टिक बिजनेस, भारत के बिजनेस को प्रमोट करेंगे और इंपोर्ट्स पे हैवी ड्यूटी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हैवी ड्यूटी लगा देंगे, ताकि जब दूसरे देश से वो सामान आए तो इतना महंगा हो जाए कि हमारे लोग खरीदे ही ना, तो दूसरे देश के लोग इंडिया में बेचेंगे ही नहीं। इससे क्या होगा, हमारा डोमेस्टिक बिजनेस बढ़ेगा। तो फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन के लिए डोमेस्टिक बिजनेस को बढ़ावा दिया गया और इंपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा टैक्स या ड्यूटी लगा दी गई। बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? बात समझ आ गई? देन नेक्स्ट हमने फोकस किया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे। जिस चीजों को हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, हम उसको इंडिया में ही बनाना चालू कर दिए, ताकि हमें दूसरे देशों पे डिपेंड ना रहना पड़े। हमने इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब बताओ कितना क्लियर है? सर क्लियर है। अच्छे से। तो ये 6 फीचर अपने को पढ़ने रहेंगे।
ठीक है, शांत मन से देख लो, फीचर समझ आ जाए तो मेरे को बताना। पहला पढ़ लो, समझ आ रहा है कि नहीं बताओ। पहला पढ़ो, समझ आ रहा है कि नहीं बताओ। समझ आ रहा है सर। अगला पढ़ो भैया। बताओ। समझ आ रहा है कि फिर समझाऊं? समझ आ रहा है सर। अगला देख लो। सारी बातों को एकदम अच्छे से सीखना, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो। सर ये वाला पॉइंट फिर से बताओ तो। क्या था इंडिया में ना, पहले इंडस्ट्रीज का मतलब ना लोग सोचते थे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ही होगा, तो गवर्नमेंट ने ना कंसेप्ट निकाला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, कि अगर आप किसी बिजनेस में 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके बिजनेस को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री माना जाएगा। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे रख दिए गए जो सिर्फ इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएगी, लार्ज इंडस्ट्री जैसे टाटा अंबानी नहीं बना सकते थे, जैसे सिल्क, कॉटन, हैंडलूम। ये पॉलिसी बना दी गई कि छोटे छोटे बिजनेसमैन ही ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे, बड़े बिजनेसमैन नहीं बनाएंगे। समझ आया कि गया सिर के ऊपर से? यस सर, आ गया। भाई अगला देख लो, बताओ। समझ आया कि सिर के ऊपर से? फिर समझा सर दूं? आ गया। अगले दोनों बताओ। बोलो। सर लास्ट वाला एक बार फिर से बताना तो। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है द थिंग्स which we used to import or were dependent will be made in India। जिस चीज पर हम दूसरे देशों पे डिपेंड होते थे उसको इंडिया में ही बनाना चालू कर देंगे ताकि डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। आपको मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल भी दिया था, जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था तो हम फूड ग्रेन पे किस पे डिपेंडेंट थे? याद आ रहा है क्या एग्जांपल? फूड ग्रेन हमारे यहाँ जो मैक्सिमम उस टाइम इंपोर्ट हो रहा था वो यूएस से हो रहा था। तो यूएस ने हमको धमकी दी कि अगर पाकिस्तान से वॉर नहीं खत्म करोगे तो तुमको अनाज भेजना बंद कर देंगे। तो उससे हमें ये सीख मिली कि क्यों यूएस पे डिपेंडेंट है। हम फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इंडिया में ही इतना बढ़ा देते हैं कि हमें यूएस पे डिपेंड ना होना पड़े। तो बहुत सारी चीजों में हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे चल रहे हैं। जैसे इंडिया में टिकटॉक बंद कर दिए ना यार, इसकी जगह हम मेक इन इंडिया क्या चलाते हैं? कौन सा आता है बताओ तो? टक क्या? टकाटक। अच्छा है बेकार है ये? मैंने नहीं यूज किया सर, बट सब्स्टिट्यूट है वो, इस बार आईपीएल को भी स्पॉन्सर कर रहा है। टकाटक एक चिंगारी करके भी ऐप है मौज करके भी एक ऐप है सर। है ना? तो पहले हम इस पे डिपेंडेंट है इंपोर्टेड माल पे, टिकटॉक पे। इसको सब्स्टिट्यूट करके हमने क्या बना दिया? अपना बना दिया। टक। हाँ, वैसे ही अभी जैसे हमारा देखो दूसरे देश पे पेट्रोल पे बहुत डिपेंडेंसी है, मतलब क्रूड ऑयल पे। सही बात है गलत बात है? यस सर। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम क्रूड ऑयल से स्विच करें, इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स ज्यादा से ज्यादा चलें, ताकि हमारी ये जो डिपेंडेंसी है दूसरे देश पे वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। सही करना है गलत है ये? सही है गलत है? सही है सर। जब आप किसी देश पे डिपेंड होते हो तो आप पे प्रेशर डालता है ना। तो हमने कोशिश करी इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दो, जो सामान दूसरे देशों से इंपोर्ट होता है तो उसको इंडिया में ही बनाना चालू कर दो, तो पैसा भी बचेगा और दूसरे देशों से हमारा दबाव भी कम रहेगा। क्लियर हुई मेरी बात? समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। तो ये आज अपने पढ़ने का मैटर है, इसको करो। मंडे को एग्रीकल्चर चालू कर रहे हैं। क्या चालू कर रहे हैं? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर चालू कर रहे हैं, ठीक है बेटा? ओके सर। ये कर लो। स्कूल में जब बिजनेस में सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मेरे को बताना, ठीक है? ओके सर। ठीक।